कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो 8 यात्रियों को लेकर अमेरिका की तरफ जा रहा था। अटलांटिक महासागर के ऊपर जब विमान अपनी सामान्य गति से उड़ रहा था, ठीक तभी केबिन के अंदर की शांति को भंग करते हुए एक यात्री हैरान और थोड़ा घबराकर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और पूछता है, आखिर हमारी फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदल दिया गया? खिड़की से नीचे तो कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं दिख रहा। फ्लाइट अटेंडेंट उसे बहुत ही शांत आवाज में समझाने की कोशिश करती है, डरने की कोई बात नहीं है सर। हमारे असली रूट पर मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है। बड़े तूफान का सामना करने से बचने के लिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रास्ता बदल दिया है। अब हमारा विमान अमेजन के घने जंगल के ऊपर से उड़ान भरेगा, क्योंकि इस स्पेशल फ्लाइट में केवल 8 यात्री थे और बाकी सभी थके हुए थे। इसलिए किसी ने इस रूट चेंज की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही समय बीतने के बाद अचानक पूरा विमान बहुत जोर जोर से हिलने और डोलने लगता है। केबिन के अंदर रखे सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। कॉकपिट के अंदर पायलट पसीना पोंछते हुए नोटिस करता है कि अचानक विमान का मुख्य जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। यहां तक कि कंट्रोल पैनल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। पायलट तुरंत बेस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह बंद हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब और रहस्यमयी बात पायलट का बर्ताव था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ गलत होने वाला है। वह समझ जाता है कि अब विमान को हवा में ज्यादा देर तक संभालना नामुमकिन है। इसलिए किसी तरह एक हाथ से विमान की गति को नियंत्रित करते हुए वह दूसरे हाथ से अपना फोन निकालता है और एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। अपनी कांपती हुई आवाज में वह कहता है, इस विमान में ऐसे बड़े बड़े राज छिपे हैं जिन्हें देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था कि कोई बड़ा हादसा करवाया जा सकता है। पायलट अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घने जंगल और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। पायलट किसी तरह पेड़ों की मजबूत शाखाओं का इस्तेमाल करके विमान की स्पीड कम करने की कोशिश करता है, ताकि क्रैश का असर थोड़ा कम हो जाए। पेड़ों की टहनियों को तोड़ते हुए और धातु की बॉडी से भयानक आवाज करते हुए कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद आखिरकार विमान एक जगह जाकर रुक जाता है। मलबे के बीच जिंदगी और मौत का खेल एक चमत्कार की तरह विमान के अंदर मौजूद लगभग सभी यात्री इस भयानक क्रैश से जिंदा बच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फ्लाइट अटेंडेंट, जिसने क्रैश के वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वह मौके पर ही दम तोड़ देती है। विमान के अंदर फैले धुएं और मलबे से निकलकर यात्री धीरे धीरे बाहर आते हैं। सभी घबराकर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग पहले ये कंफर्म करते हैं कि मृत फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी और को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई। सभी की हालत जानने के बाद 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट की तरफ भागते हैं ताकि पायलट की हालत देख सकें। लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पेड़ों की कुछ बड़ी और नुकीली शाखाएं कॉकपिट का कांच तोड़कर सीधे पायलट के सीने के आर पार हो चुकी थीं। पूरा कॉकपिट खून से लथपथ था, लेकिन इसके बावजूद पायलट किसी तरह जिंदा था और सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बाहर मौजूद बाकी यात्री भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वे धीरे धीरे पायलट के आसपास की टूटी हुई सीट और मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि वह ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक विमान के पिछले हिस्से से आग लगने और धमाके की आवाज आती है। आग देखकर यात्री दहशत में आ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर पूरा विमान जलकर राख हो गया तो रेस्क्यू टीम आने तक वे इस अनजान जगह पर रहेंगे कहां। इसलिए सभी मिलकर किसी तरह पायलट को बाहर निकालते हैं और विमान की आग बुझाने की कोशिश में जुट जाते हैं। रेत, पेड़ों की पत्तियों और मलबे की मदद से कुछ देर में आग पर काबू पा लिया जाता है। कुछ समय बाद हालात थोड़े शांत होते हैं। अब सभी 8 यात्री एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूट बदलने के बाद वे अमेजन के किस हिस्से में आ गए हैं। हर कोई अपना मोबाइल चेक करता है, लेकिन किसी के फोन में कोई सिग्नल नहीं था। इसका मतलब साफ था, इस घने जंगल में बिना सैटेलाइट फोन के बाहर की दुनिया से संपर्क करना नामुमकिन था। यह जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, जहां से पैदल निकलने की बात सोचना भी आत्महत्या जैसा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बाहर किसी को यह तक नहीं पता था कि उनका विमान यहां क्रैश हुआ है, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन पहले ही कट चुका था। इसका मतलब था कोई भी उन्हें ढूंढने नहीं। अध्याय 3, मुखौटों के पीछे छिपे 8 यात्री। इस निराशा के माहौल में जैक नाम का एक यात्री उठ खड़ा होता है और सबको शांत रहने के लिए कहता है। जैक कहता है, अगर हमें इस जंगल से जिंदा निकलना है तो हमें एक दूसरे को अच्छी तरह समझना होगा। जब हम एक दूसरे का परिचय और बैकग्राउंड जान लेंगे, तभी मिलकर सही फैसला ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। अपना परिचय देते हुए जैक बताता है कि वह पेशे से एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम उन लोगों को पकड़ना है जो बड़े बड़े इंश्योरेंस फ्रॉड करते हैं। वह अपने एक बड़े केस की जांच खत्म करके अमेरिका वापस लौट रहा था। जैक के बाद दूसरा यात्री केविन अपना परिचय देता है। केविन पेशे से एक डॉक्टर था
वह बताता है कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उसने मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया है और उसी काम से वह वापस अमेरिका जा रहा था। डॉक्टर केविन घायल पायलट के जख्मों की जांच करता है और बताता है कि क्रैश की वजह से पायलट की वोकल कॉर्ड गंभीर रूप से डैमेज हो चुकी है। इस वजह से वह बोल नहीं पा रहा, लेकिन केविन यह भी याद दिलाता है कि यही पायलट इकलौता इंसान है जो इस जंगल के रास्ते जानता है और उन्हें बाहर निकाल सकता है, इसलिए उसे हर हाल में बचाना जरूरी था। इसके बाद तीसरी यात्री क्रिस्टी अपना परिचय देती है। वह कहती है कि उसे दुनिया घूमना पसंद है और वह अपने ट्रैवल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लेकिन जब जैक या बाकी लोग क्रिस्टी के अतीत या परिवार के बारे में पूछते हैं तो वह अचानक गंभीर हो जाती है और कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। उसका यह बर्ताव सबके मन में थोड़ा शक पैदा करता है। अध्याय 4, रात का अंधेरा और पहला खून। अब सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती जिंदा रहने की थी। जैक सबको सुझाव देता है कि विमान में बचा सारा खाना और पानी इकट्ठा करके राशन की तरह बांटना चाहिए ताकि पता चल सके कि वे कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। खाना चेक करने पर पता चलता है कि नाप तोल कर खाने पर भी यह राशन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही चल सकता है। जैक कहता है अमेज़न का मौसम कभी भी बदल सकता है। अगर बारिश या तूफान आया तो हमें विमान के अंदर शरण लेनी पड़ सकती है, इसलिए जगह बनाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी को विमान से दूर जंगल में रख आना चाहिए। सभी मिलकर यह काम खत्म करते हैं। इसके बाद जैक, केविन और बाकी लोग घायल पायलट के पास जाते हैं। वे इशारों में पायलट से पूछते हैं कि क्या विमान में कोई सैटेलाइट फोन है जिससे बाहर मदद मांगी जा सके। साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि बिना किसी खराब मौसम के विमान अचानक रूट बदलकर इस जंगल में कैसे आया और क्रैश क्यों हुआ। पायलट आंखें बड़ी करके कुछ बोलने की कोशिश करता है। उसके चेहरे के भावों से साफ था कि वह कोई बहुत बड़ा और भयानक सच जानता है, लेकिन आवाज न निकलने के कारण वह कुछ नहीं बता पाता। अध्याय 5, विश्वास में दरार और अतीत का कड़वा सच। अगली सुबह जब सभी उठते हैं और पायलट के पास जाते हैं तो उसकी लाश देखकर दंग रह जाते हैं। जो इंसान कल रात ठीक हो रहा था, उसकी अचानक मौत कैसे हो गई। डॉक्टर केविन लाश की जांच करके गंभीर आवाज में कहता है इसकी मौत प्राकृतिक नहीं है, किसी ने रात में इसका दम घोंटकर इसे जानबूझकर मार डाला है। यह सुनते ही यात्रियों में खौफ और एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो जाता है। अध्याय 6, जीपीएस डिवाइस और जहरीले माशरूम का जाल। ठीक उसी समय रेसलर कार्लोस सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाता है। उसे विमान के मलबे से एक डैमेज्ड जीपीएस डिवाइस मिली थी। कार्लोस कहता है मेरे पिता इलेक्ट्रिशियन थे और मैंने उनसे यह काम सीखा था। यह डिवाइस थोड़ी खराब है, लेकिन अगर मुझे आज का दिन मिले तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। कल सुबह हम इसे पहाड़ पर ले जाकर एक्टिवेट कर देंगे, जिससे इसका सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचेगा और रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ लेगी। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है। अध्याय 7, जहर का असर और पहाड़ की चढ़ाई। अगली सुबह लीसा के रोने की आवाज से सबकी आंख खुलती है। डेविड की मौत हो चुकी थी और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। डॉक्टर केविन जांच करके बताता है डेविड को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसे रात के खाने में वही जहरीला नीला माशरूम मिलाकर दिया गया था। यह सुनते ही लीसा गुस्से में पागल हो जाती है और पिस्तौल तान कर चिल्लाती है तुम लोगों में से ही कोई एक मेरे पति का कातिल है। अध्याय 8, आखिरी रात और कार्लोस का अंत। शाम को जब तीनों वापस आते हैं और बताते हैं कि जीपीएस ऑन हो गया है तो सबके मन में थोड़ी उम्मीद जगती है। यह सोचकर कि सिर्फ एक रात की बात है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रेसलर कार्लोस जाग रहा था। वह अंधेरे